हेलो स्टूडेंट, मैं स्वागत करता हूं आपका पुनः इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। देखो स्टूडेंट्स, जो हमने सॉल्यूशन के बारे में पहले पढ़ रखा था इस वीडियो में, उसी को हम आगे फर्दर कैरी करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक होगा, जो कंसंट्रेशन से संबंधित होगा, एक्सप्रेसिंग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी किसी विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने के तरीके। इससे वीडियो को देखने से पहले आप जो मेरा पहला वाला वीडियो है उसे ज़रूर देखें, क्योंकि उसी से लिंक करते हुए मैंने इस वीडियो को बनाया है। अब जो हम विलयन की सांद्रता के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसके लिए मैं आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, जिसको आप समझ गए तो ये मेरा दावा है कि आप इस टर्म से कभी भी बेरुख नहीं होंगे। यानी कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, ये आपको 100% यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं कंसंट्रेशन के बारे में। एकदम सिंपलेस्ट वे से है, मान लीजिए आपके पास में कोई एक बोतल है, इस बोतल का मान लो 5 लीटर की बोतल है। इस 5 लीटर की बोतल में NaCl घुला हुआ है, यानी NaCl का सॉल्यूशन बनाया गया है 5 लीटर जल में, या 5 लीटर का पूरा ही सॉल्यूशन है, ये एक बोतल है। अब देखो कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, उसे यहाँ पर समझना है। अगर मैं इस बोतल में केवल ये बात करूँ कि इसके 1 लीटर में, ये 1 लीटर मान लो, इसके ये यहाँ तक 1 लीटर है, ये इसके 1 लीटर में NaCl के कितने मोल है, कितने मोल है। मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पर, मैंने यहाँ पर एक बोतल बनाई 5 लीटर की, जो 5 लीटर का सॉल्यूशन है NaCl का, उसके केवल 1 लीटर की बात करता हूं, और इस 1 लीटर में NaCl के कितने मोल है, यानी मैं उस विलयन की कौन सी सांद्रता की बात कर रहा हूं, उस विलयन की कौन सी सांद्रता की बात कर रहा हूं, मोलरता, यानी मोलरिटी। आ गया समझ में? यानी 1 लीटर में NaCl के कितने मोल है। अब कहते हैं सर आप ऐसे करते हो, तो दूसरा तरीका, अब मैं ये कहूं कि इस 1 लीटर में, यानी जो मैंने 1 लीटर लिया ना, इस 1 लीटर में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, यानी इस 1 लीटर विलयन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट है, इस 1 लीटर में ग्राम कितने ग्राम इक्विवेलेंट है, यदि इसकी बात कर रहा हूं, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, विलयन के नॉर्मलता की, या जिसे हम कहते हैं नॉर्मलिटी। ठीक है बच्चों, अब आप इसको और देखें। यहां पर, यहां इस विलयन में यदि मैं यहां इसका केवल 1 ml लेऊं, और वहां पर इस 1 ml विलयन में कितने ग्राम हैं NaCl के, इसकी बात करता हूं, यानी मैं विलयन के किसकी बात कर रहा हूं, विलयन के किसकी बात कर रहा हूं भैया, घनत्व की, या जिसे हम कहें डेंसिटी की। 1 ml लिया मैंने, यहां 1 लीटर लिया, यहां 1 ml लिया। चौथी बात आप यहां देखना, 4th नंबर, अगर मैं इसके 1 लीटर में सॉल्यूट के या NaCl के ग्राम कितने गुले में हैं, कितने ग्राम हैं, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में NaCl कितना ग्राम है, ग्राम पर लीटर की बात करता हूं, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, विलयन के स्ट्रेंथ की, STRENGTH, सामर्थ्य की, विलयन के सामर्थ्य की। तो ये तो सारे मैंने क्या किए बच्चों, इस एक ही विलयन को अलग अलग तरीके से बताया। और क्या हो सकता है, यदि मैं इस विलयन के 1 किलोग्राम की, देखो यहां तो लीटर में लिया, अब यहां से मैं केवल 1 किलोग्राम निकालूं, और उस 1 किलोग्राम में कितने NaCl के मोल है, अगर मैं इसकी बात करता हूं, यानी इस विलयन के 1 किलोग्राम में NaCl के कितने मोल है, ये बात करता हूं, तो मैं विलयन की किसकी बात कर रहा हूं, मोललता की, यानी
मोलेलिटी की। ठीक है, अब यहां पर और क्या हो सकता है, यदि मैं यहां पर इस विलियन के पूरे मोल में, पूरे मोल का मतलब क्या, विलियन का पूरा मोल क्या हुआ, NaCl+1 ही, एक गोल किससे बना हुआ है, NaCl प्लस वाटर। इस पूरे विलियन में यदि पूरे विलियन के मोल की तुलना में अगर केवल NaCl के मोल की बात करता हूं, क्या कर रहा हूं वापस सुनना, पूरा विलियन का मोल, विलियन का मोल मतलब क्या हो, विले प्लस विले का मोल, उसकी तुलना में मैं केवल NaCl के मोल की बात कर रहा हूं, यानी विलियन के मोल की तुलना में, विलियन के मोल मतलब NaCl प्लस H2O के मोल की तुलना में, के रेस्पेक्ट में ओनली NaCl की बात कर रहा हूं, मोल की बात कर रहा हूं, यानी मैं तब क्या कर रहा हूं, इस विलियन के मोल भिन्न की या मोल फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं, मोल फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं। ठीक है भैया, कहने का मतलब क्या हुआ, इस चीज को यहां समझना, मैंने तो केवल एक ही सॉल्यूशन लिया था, उस सॉल्यूशन के अंदर उसकी सांद्रता को निम्न प्रकार से मैंने प्रदर्शित कर दिया। कहने का मतलब एक ही चीज है, उसे समझाने के अलग अलग तरीके हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, इसीलिए विलियन की सांद्रता को हमेशा क्या कहा जाता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। मात्रा पे डिपेंड तो ना कर रही है, 5 लीटर 1 लीटर में ही तो आप सब चीजें बता रहे हैं, यहाँ ml में बता रहे हैं, तो ऐसे गुणधर्म क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, गहन गुणधर्म या इंटेंसिव प्रॉपर्टी। किसकी, विलियन की सांद्रता, विलियन की कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव। बस इसको हमने क्या किया, अलग अलग टर्म में अलग अलग टर्मिनोलॉजी के हिसाब से इसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। देखो यहाँ पर ये मोल के रूप में हो गए, यहाँ पर ये क्या हो गए, ग्राम इक्विवेलेंट वेट यानी ग्राम तुल्यांकी भार के रूप में हो गया, यहाँ पर ये मोल फ्रैक्शन के रूप में हो गया। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर मोल भिन्न के मोललता के रूप में परिभाषित कर दिया। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर स्ट्रेंथ के रूप में और बाद में यहाँ घनत्व के रूप में परिभाषित कर दिया। यानी एक ही विलियन को निम्न रूप से बताना हुआ। कैसे, जैसे हम अगर मैं कहूँ 1 किलोमीटर या 1000 मीटर, बात तो दोनों एक ही ना भैया, अलग अलग तो ना है। दोनों अगर देखा जाए, यदि फैक्ट के रूप में देखा जाए तो दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन दोनों के केवल क्या हुए, यूनिट चेंज हुए हैं। इसी प्रकार से इसके यूनिट चेंज हुए हैं। तो ये आपको सिनेरियो समझ में आ गया। इसी सिनेरियो के साथ इंटरेस्टिंग तरीके से हम इसको आगे बढ़ेंगे। देखो कैसे करना है। अगर हम किसी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ की बात, कंसंट्रेशन की बात करते हैं, तो उन्हें हम यहाँ पर 2 प्रकार से पढ़ेंगे, 2 टाइप से हम इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, देखो कैसे। ये चैप्टर थोड़ा लंबा होने वाला भैया, इसलिए कि हम यहाँ पर एक ही साथ इनको समझेंगे ताकि हमारी जो फ्लो है वो यहाँ पर बनी रहे। चलो, अब हमें इस सॉल्यूशन को यहाँ पर 2 तरीके से समझेंगे। पहला जो समझना है हमें, देखो यहाँ पर एक तो जहाँ हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्यूशन को दोनों वेट बाई वेट से मेज़र करते हैं, और दूसरा वेट बाई वॉल्यूम, यानी जो हमारा नीचे विलियन है एक बार उसका भार के रूप में लेना है और दूसरी बार हमको उसके विलियन या आयतन के रूप में, आयतन के रूप में, विलियन का आयतन और यहाँ विलियन का भार। ऊपर तो दोनों विले है, ये मैंने आपको पहले वाले वीडियो में समझा दिया। अगर मुझे इस रूप में किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालनी है तो यहाँ पर निम्न टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत हम स्टडी करते हैं। पहली आती है मोल फ्रैक्शन। क्या आती है? मोल भिन्न। ठीक है, इसको लिखा जाता है मोल फ्रैक्शन। दूसरा हम यहाँ पढ़ते हैं भार भिन्न। ये देखो एक नया टर्म है, यहाँ पर पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, आपने नहीं तो समझ लेना इसको भी, मास फ्रैक्शन। इसके बाद आता है मोललता, मोलेलिटी। ठीक है, इसके बाद आता है यहां पर स्ट्रेंथ, सामर्थ्य। चलो नहीं, सामर्थ्य नहीं, यहां आएगा मोल भिन्नता आ गई, मोललता आ गई, पीपीएम, पीपीएम। इसको लिखने का तरीका होता है पार्ट्स पर
मिलियन पार्ट पर मिलियन पार्ट्स, है ना, ppm। तो यहाँ इन के हिसाब से हम यहाँ पर स्टडी करेंगे कि कैसे जब विलेय हमारा भार के रूप में हो और विलयन भी भार के रूप में हो। दूसरी कैटेगरी क्या हो सकती है, जहाँ विलेय भार के रूप में हो और विलयन को हम यहाँ आयतन के रूप में ले। तो इसमें सबसे पहला आता है बच्चों मोलरता, जिसे हम कहते हैं मोलरिटी। दूसरा हो सकता है नॉर्मलता, जिसे हम लिखते हैं नॉर्मलिटी। तीसरा हमको यहाँ पर पढ़ना है स्ट्रेंथ, सामर्थ्य। और फिर एक डेंसिटी भी है, घनत्व, ये ध्यान रखना इसको भी। तो इन 4 पॉइंट है, चार इसके टर्मिनोलॉजी को हमें यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर स्टडी करनी है। तो सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं मोल बिन या मोल फ्रैक्शन। इसको आप एक बार अपने कॉपी में उतार लीजिएगा, इसी के अकॉर्डिंग अपन स्टडी करेंगे। मोल फ्रैक्शन यहां मैंने करा देता हूं आपको। मोल फ्रैक्शन, देखो बच्चों, मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। मोल बिन, इसका मतलब होता है, हमें पता है सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है बच्चों। सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, ये हमने पढ़ रखा है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मुझे सॉल्यूट के मोल बिन निकालने हैं, मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, तो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया। सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटा टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमें पता है सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। यहाँ अगर इसको और लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बट्टा सॉल्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। बस ये चीज़ हुई ना, दोनों का जोड़ हो जाएगा। अब मोल कैसे निकालते हैं, मोल कैसे निकालते हैं बच्चों। अगर हमें किसी चीज़ का मोल निकालना है, मोल निकालना है तो मोल का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। मोल मतलब होता है सब्सटेंस का वेट, सब्सटेंस का वेट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस, है ना, ये होता है मोल। जैसे कि आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देते हैं, इस एग्जांपल को हमें करना है कि 5 ग्राम की जगह आप यहाँ लिख लीजिए, मिसल 40 है ना, 20 ग्राम NaOH एंड एडेड 36 ग्राम H2O। मतलब एक 20 ग्राम NaOH को 36 ग्राम H2O के साथ मिलाया गया। फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच, यानी NaOH का भी मोल फ्रैक्शन निकालना है और H2O का भी मोल फ्रैक्शन निकालना है। अब यहाँ पर दोनों का अलग अलग, यदि मैं NaOH की बात करता हूँ तो NaOH यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, और H2O क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। तो यहाँ पर जैसे मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट का अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है
तो यहाँ एक चीज़ और लिख लेना, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन भी इसी प्रकार से निकाला जाएगा। सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के लिए भी फॉर्मूला हो जाएगा, पर चेंज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ, जिसका निकालना होगा ना वही ऊपर आएगा सॉल्वेंट, और नीचे आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ या नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। इस चीज को आप यहाँ पर ध्यान रखना है ना। तो दोनों के मोल फ्रैक्शन में नीचे वाला जो टर्म है वो तो सेम रहेगा, ऊपर उनके मोल आ जाएंगे जिसका मोल के बारे में आपको पूछा गया है। अब यहाँ पर अगर NaOH और H2 की बात की जाए, NaOH H2 मिलकर एक सॉल्यूशन बना रहे हैं। यहाँ पर NaH क्या है, सोल्यूट, और ये क्या है, सॉल्वेंट। तो पहले तो आप क्या करो, हर एक के मोल निकाल दो। अगर मैं इसके मोल निकालता हूँ तो इसके मोल क्या हो जाएंगे बच्चों, देखो इसके मोल का मतलब इसका भार, मोल का सूत्र क्या होता है, सब्सटेंस वेट, तो इसका हो जाएगा 20 ग्राम। और नीचे NaOH का मोलिकुलर वेट कितना होता है, NaOH पढ़ा है आपने, ये होता है 23 इसका Na का कितना होता है एटॉमिक वेट 23 यूनिट। ऑक्सीजन का कितना हो गया 16 + 1 कितना हो गया, देखो 16 और 17 इसमें जुड़ गया, कितना आ गया 40 ग्राम इसका मोलिकुलर वेट हो गया। तो नीचे आ गया 40 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया, ग्राम पर मोल होता है वैसे तो इसका मोलिकुलर वेट, मोल आ जाएगा। तो ये कितने बच गए बच्चा आपके 20 और 1 यानी हाफ या 0.5 मोल। हो गया ये। तो ये चीज आई इसकी मोल की। अब दूसरी और इसके मोल निकाल लीजिए आप, या मैं इसको थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं व्हाट, ये तो हो गया था आपके यहाँ, इसको यहाँ इस तरफ, ये हो जाएगा 0.5 मोल। इसकी बात करते हैं वाटर की। तो वाटर के मोल निकाल लो। वाटर के मोल निकालने का सूत्र, सब्सटेंस वेट, कितना वेट लिया हमने वाटर का 36 ग्राम, और वाटर का मोलिकुलर वेट आपको पता है H2O का कितना होता है 2 + 16 कितना हो गया 18 ग्राम। तो ये हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल। तो ये हो जाएगा कितना, ये कट जाएगा, इसके हो जाएगा 2 मोल, और ये हो गया मोल। यानी 2 मोल निकले इस विलियन में NaOH के, और इसी विलियन में 2 मोल नहीं, इस आधा मोल 0.5 का मतलब क्या हुआ, हाफ मोल निकले NaOH के, और 2 मोल निकले इस विलियन में वाटर के। अब यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करते हैं। यदि मुझे सबसे पहले निकालना है, क्या निकालना है, आप चाहो तो पहले सोल्यूट का निकाल ले, सोल्यूट मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। तो इसके कितने मोल है, नंबर ऑफ इसके 0.5 बट्टा टोटल मोल का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। टोटल मोल का मतलब हो गया यहाँ पर देखो, इसका एक बार इसका 0.5 सोल्यूट का और 2 का, तो कितना हो गया बच्चों, ये 0.5 बट्टा 2.5, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी 5 बट्टा 25 1/5। और इसको करेंगे तो 5 का इसमें भाग दे दो, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा देखो 5 का इसमें भाग देंगे ना 1 में, तो 0.2 ठीक है। अब यहां पर इसको देखते हैं, अगर मैं सॉल्वेंट की बात करता हूं तो सॉल्वेंट के लिए क्या हो जाएगा, हम यहां पर मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन देखो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट कितने हैं आपके पास में 2 बट्टा नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। सोल्यूट के कितने हैं देखो यहाँ पर 0.5 + 2, तो ये देखो ये चीज़ तो दोनों में सेम ही रही, यानी इसको सब सॉल्व किया तो 2/2.5, यहाँ से किया 0, तो ये 1 बार और ये 4 बार और ये 5 बार। तो इसको देखो कितना बार है, 5 का 4 में भाग देंगे तो कितना होगा 0.8 है ना, तो 0.8। तो यहाँ पर कहने का मतलब हुआ कि इस सॉल्यूशन में 0.2 मोल फ्रैक्शन तो है सोल्यूट का और 0.8 मोल फ्रैक्शन है सॉल्वेंट का। और यदि इन दोनों को जोड़ दिया जाए, इन दोनों क्वांटिटी को 0.2 और 0.8 को जोड़ के देखो कितना आता है, 0.2 + 0.8 = 1, कितना आता है 1। और यहाँ पर 0.2 किसका मोल फ्रैक्शन था,
सॉल्यूट का, ठीक है, और 0.8 किसका था, सॉल्वेंट का। यानी कहने का मतलब हुआ यदि मैं बात करता हूं किसी सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दोनों को मिला दिया जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1। कितनी रहती है, 1। इस चीज को नोट कर लेना, पूछा जाता है कि भाई अगर किसी सॉल्यूशन की बात की जाए तो सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है, विलेय का मोल फ्रैक्शन है और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है, उन दोनों का एडिशन हमेशा 1 होता है। तो सीधा ही कर सकते हैं, यदि आपको किसी सॉल्यूशन में पूछ लिया जाए कि 3/5 यानी 3/5 सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है, 3/5 सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है, तो बताओ सॉल्वेंट का कितना होगा, कितना हो जाएगा, बताओ 2/5। तो ऐसी चीज़ें हैं, तो आप इसको या तो 1 में से माइनस कर दे सीधा ही, है ना, 3/5 को 1 में से माइनस कर दे, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1 है यहाँ पर, इन दोनों का एडिशन होता है। 1 जो है वो क्या होता है, टोटल इन दोनों का क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है। बाकी इनका अलग अलग आपको निकालना मैंने यहाँ पर सिखा दिया। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ध्यान रखना किसी भी सॉल्यूशन के टोटल मोल फ्रैक्शन जो है उसकी वैल्यू 1 से एक्सीड नहीं करेगी, उससे कभी ज़्यादा नहीं आएगी। चलो आगे चलते हैं। मोल फ्रैक्शन हो गया। दूसरा हमने कौन सा पढ़ना है भैया, वेट फ्रैक्शन। एक चीज़ ये ध्यान रखना, ये जो क्वांटिटी है ना मोल फ्रैक्शन, ये कैसी है बच्चों, ये डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस है ये। अगला है वेट फ्रैक्शन, हेडिंग लगाइएगा, वेट फ्रैक्शन। भार बिन, या जिसे हम कहते हैं मास फ्रैक्शन। देखो इसको भी कैसे निकालते हैं, यदि मैं किसी सॉल्यूशन की बात करता हूं, वही वापस फंडा, सॉल्यूशन किससे बना होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर सॉल्यूट के मोल मास फ्रैक्शन की बात की जाए, मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसको मैं सीधा ही F लिख रहा हूँ, फ्रैक्शन मतलब F मतलब फ्रैक्शन यानी मास बिन। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, वही फॉर्मूला हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जो सॉल्यूशन का टोटल मास है वो हो जाएगा। इसी प्रकार से सॉल्वेंट का मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ये निकालना होगा, तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हम दोनों यहाँ से इस फॉर्मूले से इसको कैलकुलेट आउट कर सकते हैं। ये हो गया किसका, ये हो जाएगा मास फ्रैक्शन, इसको एक्स एम में बता देना, मास फ्रैक्शन या एम भी लिखा जाता है। देखो मोल फ्रैक्शन को एक्स के रूप में डिनोट किया जाता है, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर सॉल्यूट को मैं ए नाम दे दूँ, इसको बी दे दूँ, तो ये एस लिखा जाता है, ए एम, ये लिखा जाता है बी एम, मास फ्रैक्शन ऑफ ये दोनों का। तो ये हो जाएगा आपसे। और अगर आपको पूछ लिया जाए कि परसेंटेज मास फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, तो ये जो निकला है फ्रैक्शन, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज में निकल जाएगा। यानी अगर मैं पूछूं कि परसेंटेज मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो इसको कैसे निकालेंगे, जो ये फॉर्मूला आया ना, ये वाला फॉर्मूला, इस वाले फॉर्मूले को, यानी इस वाले फॉर्मूले को मैंने ए एम से डिनोट किया, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये परसेंटेज मास फ्रैक्शन निकल जाएगा, किसका, सॉल्यूट का। इसी प्रकार से परसेंटेज मास फ्रैक्शन हम निकाल सकते हैं सॉल्वेंट का। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई।
इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अगली एक टर्म और है ppm, ये भी देखो, ये भी डायमेंशनलेस है, डायमेंशनलेस, ठीक है, ये भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तीसरा ppm, पार्ट्स पर मिलियन पार्ट्स, इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। देखो इस ppm जो कंसंट्रेशन टर्म का जो यूज होता है ना, वो उन सॉल्यूशन के लिए होता है जो बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं। कैसे होते हैं? वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, बहुत ज़्यादा तनु सॉल्यूशन होते हैं, या हम यहाँ कहें कि वेरी लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जिसमें होता है, या मैं कहूँ मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। भाई जब सॉल्यूट का बहुत कम है, मात्रा बहुत कम है, और सॉल्वेंट की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे विलयन कैसे होंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन होंगे। तो इन सॉल्यूशन के लिए पार्ट पर ppm का यूज़ किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? किसी भी सॉल्वेंट के सॉल्यूशन के 10⁻6 यानी मिलियन की तुलना में कोई दूसरे के सॉल्यूट के कितने पार्ट्स है उसको डिफाइन किया जाता है। तो इसमें क्या होता है पार्ट्स पर मिलियन में? इसमें लिखिएगा आप ppm, पार्ट्स पर मिलियन। इसका हो गया भैया मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन, ठीक है, देखो मास ऑफ सॉल्यूट है ना, किसमें? ग्राम में, इन सॉल्यूशन अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻6, यानी 10⁻6 से। देखो यहाँ हम जब 10⁻6 का मतलब क्या हुआ? 1 मिलियन। तो 1 मिलियन तुलना में सॉल्यूशन के 1 मिलियन पार्ट, जहाँ 1 मिलियन पार्टिकल्स होंगे सॉल्यूशन के, उसकी तुलना में सॉल्यूट के कितने पार्ट से, उसी को हम पार्ट पर मिलियन से बताए जाते हैं। जैसे कि हमें पढ़ना है ना कि भाई 5% का मतलब क्या हुआ? 100 में से 5। तो परसेंटेज को कैसे लिखते हैं? 5। अब आपको लिख दिया ये 5% हो गया। आपको लेके कि भाई 2/10 को, या 2/10 का कितना % है, तो हम क्या करते हैं? 2/10 इंटू 100 करते हैं। तो कितना आता है यहाँ पर? ये 10 से 10 कट जाएगा 20। कहने का मतलब है 10 में कितना है? 2, 10 में है 2, फिर 10 में कितना हुआ? 2, 10 में 2, 10 में 2, 10 में 2, इस प्रकार से ही चल रहा है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देखो ये 100 हो गए ना पूरे, तो ये हो गए 100। 10 में 2 है तो 100 में कितने हुआ? 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2, कितने हो गए भैया? जोड़ लो सारे, 20 हो जाएंगे। यानी 100 में कितना हिस्सा हुआ? 10 में से 100 है, और 100 में कितना हिस्सा हुआ? वही तो प्रतिशत कहलाता है। प्रतिशत का मतलब 100 में से। इसी प्रकार से 10⁻6 मिलियन, 10⁻6 में वो कितने पार्टिकल होंगे, उसी को हम कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। तो ये जिस प्रकार से हमने यहाँ इंटू किया ना, ये भी यहाँ पर 10⁻6 इंटू हो जाता है। चीज़ समझ में आ गई आपको? तो पार्ट्स पर मिलियन भी क्या है? एक प्रकार की सांद्रता मापन की इकाई है, जो वेरी डाइल्यूट, जो बहुत तनु सॉल्यूशन के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसको उतार लीजिएगा आप, ठीक है। आ जाओ, अब आगे चलते हैं। अब एक और इसमें बढ़ जाता है जिसमें वेट बाय वेट की बात की जाती है, मोलेलिटी। अब बाकी की टर्म्स जो है ना, मैं एक साथ करा देता हूँ आपको, 2-3 टर्म्स, तो इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। मोलेलिटी, देखो एक वो मोलेलिटी बच गया आपके, मोलेलिटी, इसको यहाँ अलग रखना। बाकी के जो हमने उसमें पढ़े थे वॉल्यूम वाले, आप पीछे वाले वीडियो में देखना, यहाँ थोड़ा मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी,
इन चीज़ों को यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, क्या क्या देखना है हमको यहाँ पर? एक तो मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी, इस चीज़ को यहाँ समझेंगे। देखो ये जो दो टर्म्स है ना, मोलरिटी और नॉर्मलिटी, ये दोनों तो क्या है? वेट बाई वॉल्यूम है, और वो वेट बाई मास है। ये तो वेट बाई वेट है, ये वेट बाई वेट है, और ये दोनों कैसी है? वेट बाई वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम। अब देखो मैं इन तीनों को एक साथ समझाने की, एक साथ समझते हैं हम इनको। अगर मैं मोलरिटी की बात कर रहा हूं तो हमें पता है बच्चों, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अगर मैं मोलरिटी की बात कर रहा हूं तो यहां पर सॉल्यूट को जो लेना है वो लेना है नंबर ऑफ मोल में, मतलब सॉल्यूट के कितने मोल है। और यदि जब मैं मोलरिटी की बात कर, नॉर्मलिटी की बात करता हूं तो जो सॉल्यूट की कौन सी चीज को बताना है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट, यानी तुल्यांकी भार। और जब मैं मोलरिटी की बात करता हूं, यहां पर सॉल्यूट ही चल रहा है भाई सब जगह ना, ऊपर वाले में, तो यहां भी सॉल्यूट की किस चीज को बताना है? नंबर ऑफ मोल्स। ये चीज समझ में आई कि आपको? कहने का मतलब हुआ, जब तीनों टर्म्स जो है कंसंट्रेशन की, इनमें यदि सॉल्यूट को बताना है तो सॉल्यूट की किस मात्रा को या किस टर्म को हमें बताना है? उनके मोल को। यहाँ पर मोलरिटी में मोल को बताना है, यहाँ पर मोल को बताना है मोलरिटी में, और यहाँ पर सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट बताना है। किसमें? सॉल्वेंट में। अब यहाँ सॉल्वेंट जो लेना है ना, वो लेना है लीटर में, 1 लीटर में, और यहाँ पर भी सॉल्वेंट लेना है 1 लीटर में। देखो यहाँ पर ये वॉल्यूम है ना नीचे, तो आयतन के रूप में लेना है, वॉल्यूम के फॉर्म में लेना है, लेकिन यहाँ पर क्या है? क्या है? वेट है। तो यहाँ पर जो सॉल्वेंट लेना है, सॉल्वेंट कह दो, या जो सॉल्यूशन जो पूरा होगा, इनको कह देना सॉल्यूशन। भैया सॉल्वेंट है, कहो सॉल्यूशन यूज कर लेना आप, सॉल्वेंट्स की ज़्यादा तुलना में रहेगा सॉल्यूशन। पूरा सॉल्यूशन जो होगा वो 1 लीटर होगा, पूरा सॉल्यूशन जो है दोनों से मिलकर 1 लीटर होगा। लेकिन जब मैं यहाँ की बात करते हैं, जो यहाँ पर नीचे जो W है, ये जो है यहाँ हमको क्या करना है? जो सॉल्वेंट जो लेना है ना, वो लेना है 1 किलोग्राम में। क्या लेना है? 1 किलोग्राम में। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो सॉल्यूशन आपने बनाया है, उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर लेना है दोनों में, नॉर्मलिटी में और मोलरिटी में। और यहाँ मोलरिटी को बताना है तो सॉल्यूशन नहीं है, इस चीज़ को अंडरलाइन करना, यहाँ सॉल्वेंट को मानना है 1 किलोग्राम में। यानी यदि मैं यहाँ पर एक सॉल्यूशन बनाता हूँ तो 1 लीटर में कितने मोल है सॉल्यूट के, वही तो क्या कहलाती है? मोलरिटी। यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में किस सॉल्यूट के कितने मोल है, वही तो सॉल्यूशन की क्या कहलाएगी? मोलरिटी। तो डेफिनेशन बन गई, क्या बन गई? इट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ किसके? सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बन गई डेफिनेशन बच्चों, किसकी? मोलरिटी की। अब इसकी डेफिनेशन बनाना है तो सॉल्यूशन कितना ml है? आयतन है ना, वॉल्यूम। इसकी डेफिनेशन बना दो कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ये डेफिनेशन बन गई किसकी? नॉर्मलिटी की। और इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी? इसकी डेफिनेशन हो जाएगी नंबर ऑफ, क्या बात कर रहे हैं? मोल्स प्रेजेंट इन
1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, इस चीज को आप ध्यान रखना, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या किया, इनकी डेफिनेशन को कंपैरेटिव स्टडी की। यहाँ पर 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने मोल है, यहाँ पर 1 लीटर विलियन में कितने मोल है, यहाँ पर 1 लीटर विलियन में कितने ग्राम तुल्यांकी भार गुले में है। ये सारे इनकी टर्मिनोलॉजी को समझाने के तरीके हुए। अब इनको फॉर्मूला वाइज कैसे लिखेंगे, देखो फॉर्मूला वाइज सबसे पहले इसी का लिखते हैं। अगर मैं मोलरिटी का फॉर्मूला लिखता हूँ, मोलरिटी, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में। ये बन गया बस सीधा फॉर्मूला। और मोल की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी अभी पीछे, जस्ट पीछे, क्या होती है मोल, मोल बराबर क्या होते हैं, मोल होता है वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो ये बन जाएगा, इस वाली चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस। देखो दोनों ग्राम में होंगे, ये ग्राम पर मोल हो जाएगा, इनटू ये जो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन। ये हो गया फॉर्मूला इसका। अब बनाओ उसका फॉर्मूला। देखो उसका फॉर्मूला बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट, यानी नॉर्मलिटी क्या हो जाएगी, नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट अपॉन किस में गुले हुए हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना, 1 लीटर। अब इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करो। देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को यहाँ समझते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है बच्चों, अगर मैं किसी भी कंपाउंड की इक्विवेलेंट वेट की बात करता हूँ, तो इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है कि वो कंपाउंड 1 ग्राम हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन या 35.5 ग्राम क्लोराइड क्लोरीन को रिप्लेस करने या कंबाइन करने में कितने ग्राम अपने खुद के खर्च करता है या उसकी आवश्यकता होती है, वही इक्विवेलेंट वेट कहलाता है। ये तो डेफिनेशन वाइज हो गई। लेकिन अगर फॉर्मूला वाइज बात करें, तो अगर कोई एसिड है या कोई बेस है, तो उसकी एसिडिटी और बेसिसिटी के हिसाब से उसका इक्विवेलेंट वेट निकाला जाता है। कैसे, अगर बात करें हम जैसे कि NaOH, NaOH जो है ना बच्चों, NaOH जो है क्या है, एक मोनो एसिडिक बेस है। मोनो एसिडिक बेस का मतलब क्या हुआ, ये केवल एक OH रखता है। इसी प्रकार से मैं बात करता हूँ COH2 की, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, यहाँ पर 2 OH है ना। तो अगर इनके इक्विवेलेंट वेट की बात की जाएगी, तो इसके वेट में इसकी बेसिसिटी का, इसकी एसिडिटी का, देखो जो बेस होते हैं उनकी एसिडिटी का, और जो एसिड होते हैं उनकी बेसिसिटी का भाग दिया जाता है। तो इसका मोलिकुलर वेट आपको पता है कितना होता है, NaOH का होता है 40, और इसकी एसिडिटी कितनी है, 1 ही H है ना, तो 1 का भाग देंगे, ये निकल जाएगा इसका NaOH का इक्विवेलेंट वेट। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात की जाए, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वेट जो भी होगा, उसके नीचे उसकी एसिडिटी देखो यहाँ पर OH जो है यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 का भाग दिया जाएगा, तो ये निकलेगा किसका, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अगर मैं बात करूं HCl की, तो HCl का इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना है, तो इसके मोलिकुलर वेट में इसकी बेसिसिटी, देखो एसिड होता है उसकी बेसिसिटी, जो बेस होता है उसकी एसिडिटी, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर बेसिसिटी का मतलब कितने हाइड्रोजन रिलीज करेगा, यहाँ इसके पास एक ही हाइड्रोजन है बेचारे के पास में, तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी 1, और इसका जो मोलिकुलर वेट है HCl का कितना होता है, ये 35.5 और ये 36.5, उसमें 1 का भाग दे दो। अगर मैं H2SO4 की बात करता हूँ, तो H2SO4 में कितना होगा, देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो इसकी बेसिसिटी 2 हो गई, तो इसकी एसिडिटी में 98/,
2, ये इसका मोलिकुलर वेट हो गया, 2 का भाग दे दिया। तो इस प्रकार से एसिडिटी और बेसिसिटी निकाल कर इसका फॉर्मूला किया जाता है। और एसिडिटी और बेसिसिटी को जो है वो n के रूप में भी बताया जाता है, यानी मोलिकुलर वेट बाय n, मोलिकुलर वेट बाय n। तो कहने का मतलब है यदि मैं नॉर्मलिटी की बात करता हूँ तो इसका इसका फॉर्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब मोलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस बट्टा नहीं सॉरी, इसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है ना हमें। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे पहले क्या बन जाएगा, देखो नंबर ऑफ में वेट ऑफ सब्सटेंस बट्टा इक्विवेलेंट वेट, ये होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, तो अब यहाँ इसको यहाँ पर गुणा करेंगे वॉल्यूम से जो लीटर में है। अब इक्विवेलेंट वेट निकालना मैंने आपको ये बता दिया, सारे इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, तुल्यांकी भार। अब तुल्यांकी भार में देखो वेट ऑफ सब्सटेंस आपको दे रखा होगा बट्टा इक्विवेलेंट वेट के लिए हमने क्या फॉर्मूला निकाला, यहाँ पर ये लिखा ना मैंने, यहाँ पर ये इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला नहीं लिखा क्या, मैं लिख देता हूँ, ये वाला इक्विवेलेंट वेट बराबर मोलिकुलर वेट अपॉन n। तो यहाँ पर हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट बराबर मोलिकुलर वेट, n नीचे है तो n यहाँ पर नीचे से ऊपर जाएगा तो ऊपर गुणा हो जाएगा, बट्टा यहाँ पर आपके बच जाएगा वॉल्यूम गुणा में, वॉल्यूम किस में, लीटर में सॉल्यूशन का। तो यहाँ ध्यान देना आप, इन दोनों फॉर्मूलों को यदि आप ध्यान से देखें, यह है नॉर्मलिटी n का फॉर्मूला, n से बताया जाता है, इसको m से बताया जाता है, कैपिटल M से। तो अगर इन दोनों को ध्यान से देखें तो इस वाली चीज़ की जगह जो मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ, इन दोनों को सेम ही तो है ना। देखो यहाँ पर भी वेट ऑफ सब्सटेंस है, ऊपर वेट ऑफ सब्सटेंस है, यहाँ पर मोलिकुलर वेट है, यहाँ पर मोलिकुलर वेट है, यहाँ पर भी वॉल्यूम है, यहाँ पर भी वॉल्यूम है, बच गया कौन, यहाँ पर n। यानी मैं यहाँ पर n के फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता हूँ ना, इसकी जगह मैं m लिख सकता हूँ, m इंटू n। ये चीज़ ध्यान रखना। कहने का मतलब हुआ जो नॉर्मलिटी होती है, नॉर्मलता होती है किसी विलयन की, उस विलय की मोलरिटी और उसके n फैक्टर पे डिपेंड, n फैक्टर का गुणनफल होती है। और n फैक्टर मैंने आपको बता दिया, यदि वो एसिड है तो एसिड का मोलिकुलर वेट अपॉन बेसिसिटी, और यदि यहाँ पर सॉरी n फैक्टर निकालना है, n फैक्टर का मतलब होता है यदि वो एसिड है तो उसकी सीधी बेसिसिटी कितनी है, अगर एसिड है तो बेसिसिटी 1 है, और यदि वो बेस है तो उसकी सीधी एसिडिटी कितनी है। अगर आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलिकुलर वेट दे दिया और उसकी पूछ ली जाए कि भाई उसकी नॉर्मलिटी कितनी होगी, तो मोलिकुलर वेट से सीधा पहले उसकी मोलरिटी निकाल ले, फिर उसकी जो एसिडिटी है उससे यानी 2 से उसको मल्टीप्लाई कर दे। तो ये सीधा सूत्र भी है, काम आता है, आगे हम इसको अप्लाई करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आते हैं अपना यहाँ तीसरा पड़ाव, तीसरे पड़ाव की ओर देखें जो है मोलेलिटी। मोलेलिटी से क्या मतलब होता है इसको समझते हैं। देखो बच्चों, मोलेलिटी का मतलब है नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यानी मोलेलिटी जो होती है वो होती है मोल का मतलब कैसा होता है, वेट अपॉन सब्सटेंस, या नंबर ऑफ, इसको मैं बता देता हूँ, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बट्टा वॉल्यूम किसमें, लीटर में, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। अब नंबर ऑफ मोल हमें पता है, वेट ऑफ सब्सटेंस, सॉरी वॉल्यूम नहीं है यहाँ पर, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ये हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सब्सटेंस, सॉरी हाँ वो तो ऊपर वो सेम ही रहेगा ग्राम में। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस, तो ये तो बन गया आपके नंबर ऑफ मोल। अब नीचे क्या बच गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ नीचे बन गया वेट ऑफ सॉल्वेंट, किस में है बच्चों, ये किलोग्राम में। तो ये फॉर्मूला बन गया किसका, ध्यान रखना, मोलेलिटी का, MOLALIT। तो मोलेलिटी का फॉर्मूला क्या, वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस इन, और नीचे बट्टा में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो ये 3 फॉर्मूले हमने यहाँ पर डिराइव किए। अब यहाँ ध्यान देना,
इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, देखो ये क्या है, ये है ग्राम में, नीचे मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला होता है ग्राम पर मोल, तो मोल ऊपर आ जाएगा और यहां पर ये है किलोग्राम में, तो ग्राम से ग्राम कट गया, यानी पीछे क्या बच गया, मोल पर किलोग्राम। तो यहाँ पर इसकी यूनिट क्या हो जाएगी मोलेलिटी की, मोल पर केजी। यहाँ पर बात की जाए वेट ऑफ सब्सटेंस, ये ऊपर किस में आएगा, ग्राम में। मोलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस का क्या निकालते हैं यूनिट, ग्राम पर मोल, और ये मोल जो है वो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा फिर, और नीचे यहाँ पर वॉल्यूम पड़ा है आपके पास में किस में, लीटर में, LITRE। तो यहाँ पर ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया, यानी मोलेलिटी किस में बन जाएगी, आपके यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर। इसी प्रकार से इसमें देखते हैं, देखो मोलिकुलर वेट, ये यहाँ इस वाले फॉर्मूले को देखना आप, तो वेट अपॉन सब्सटेंस अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इसका मतलब होता है ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इस पूरे का इसका मतलब होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट, है ना। देखो ये ग्राम में है, ये ग्राम पर मोल हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट, और यहाँ पर ये कितना है लीटर में, तो ये हो जाएगा लीटर में। तो क्या हो जाएगा इसकी यूनिट, नंबर ग्राम इक्विवेलेंट पर मोल, ग्राम इक्विवेलेंट पर मोल। तो ये सीधा सा है कि भाई इसकी यूनिट को कैसे ध्यान में रखना है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं अब यहाँ समझा रहा हूँ। अब ये जो टर्म्स आई है तीनों टर्म्स, इन तीनों टर्म्स में अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा प्रिफरेबल टर्म्स कौन सी है, यानी किसको ज़्यादा प्रिफर्ड किया जाता है, तो ध्यान रखना प्रिफर्ड टर्म जो है वो मोलेलिटी है। क्यों है बच्चों, ध्यान रखना, अगर देखा जाए तो ये दोनों जो